हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सेवियर सीरीज में क्लास 12 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और 12 to 15 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट चैप्टर हमारा क्या होने वाला है, आज रिवाइज होने वाला है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है करंट। करंट होता क्या है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आई इक्वल्स टू आपके पास क्या होने वाला है, Q/T। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी ऐसा यूनिट होने वाली है एम्पियर। कैसी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की। दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसकी इक्वेशन आने वाली है I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। और I नॉट क्या होगी? उस करंट की मैक्सिमम वैल्यू होने वाली है, पीक वैल्यू होने वाली है। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूअसली चेंज होता है बट डायरेक्शन क्या होगी? फिक्स टाइम पीरियड बाद क्या होगी? चेंज होगी। आधे टाइम तक पॉजिटिव, अगले आधे टाइम तक नेगेटिव रहेगी। डायरेक्शन फिक्स टाइम पीरियड बाद चेंज हो जाएगी और इसकी इक्वेशन I नॉट साइन ओमेगा टी होने वाली है। ठीक है, फिर हमारे पास आता है डायरेक्ट करंट DC। DC अगर आप देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी ये ऑसिलेट नहीं कर रहा। और ऑसिलेट नहीं कर रहा तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होने वाली है? इसकी फ्रीक्वेंसी होने वाली है 0। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 0 है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। तो अगर आप टाइम पीरियड निकालोगे तो 1/0 करना पड़ेगा, 1 बाई फ्रीक्वेंसी, और वो कितना आएगा? इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट टाइम के लिए डायरेक्ट करंट ऐसे ही चलने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। बताओ क्लियर है? फिर हमारे पास आता है, वो आता है ओम्स लॉ। तो देखो आपको सबको पता है, ओम्स ने क्या बताया कि किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस हम जितना पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ही उसमें करंट फ्लो करने वाला है। यानी पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। और यहां से आपके पास कांस्टेंट आएगा रेजिस्टेंस R। ठीक है, और R की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? V/I। R क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, ये सबको पता है। देखो फिर हमें बात करनी है, वो करनी है टाइप्स ऑफ सर्किट की। सर्किट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का सर्किट होता है। पहला आपके पास आता है ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट वो सर्किट होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I की कंडीशन को क्या करते हैं? ओबे करते हैं। ठीक है, अगर आप VI ग्राफ बनाते हो, ठीक है, तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या आने वाला है? स्ट्रेट लाइन आने वाला है। और इस ग्राफ का अगर आप स्लोप निकालोगे तो यहाँ पे आपके पास स्लोप क्या आएगा? रेजिस्टेंस आएगा R। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, एंगल हमेशा किसके साथ लेना है? करंट के साथ लेना है। तो जैसे करंट के साथ स्लोप निकालोगे tan थीटा तो आपके पास आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस V/I। और V/I क्या होता है? R होता है। ठीक है, इसके अंदर मान लो आपके इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास इधर I है, इधर V है, और ये दो आपके पास कंडक्टर है, इसका पहले का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है। ठीक है, तो बताओ R1 और R2 में से रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? तो सिंपल सी कहानी, क्या करना, करंट के साथ दोनों का एंगल देख लेना। R1 का एंगल बड़ा है, R1 का एंगल बड़ा है मतलब tan थीटा की थीटा बड़ा है, मतलब tan थीटा बड़ा है मतलब रेजिस्टेंस भी बड़ा है। बट आपको ये देखना है कि एंगल किसके साथ होगा? करंट के साथ होना चाहिए। करंट चाहे x एक्सिस पे हो चाहे y एक्सिस पे हो। तो यहाँ पे आपके पास आप सीधा बोलोगे कि R1 ग्रेटर देन R2। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं, वो आते हैं नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट वो होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, यानी ओम्स लॉ की कंडीशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I को ओबे नहीं करते, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट यूनिफॉर्म नहीं आती। जैसे मान लो, देखो जो सबसे पहले आपके पास पोटेंशियल और करंट की बात कर रहे हैं कि इनिशियली अगर 0 की बात करें, ठीक है, तो आपके पास देखो ओरिजिन से स्टार्ट होगा तो ओमिक सर्किट होगा। ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, पोटेंशियल 0 है तो करंट भी 0 है। फिर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ी तो करंट की वैल्यू भी आगे बढ़ गई। तो ये आपके पास क्या होने वाला है? आपके पास नॉन ओमिक सर्किट होने वाला है। अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस करके इस तरीके से ग्राफ भी बना दूं, मान लो ये आपके पास V है और ये I है और ये टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ बना हुआ है, तो ये भी क्या है? नॉन ओमिक सर्किट होने वाला है। क्लियर है? ये आपके पास ओमिक और नॉन ओमिक सर्किट दो टाइप के सर्किट होते हैं। बस इस ग्राफ का आपको ध्यान रखना है। ग्राफ में आपको रेजिस्टेंस MCQ में पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। आपके पास एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ρL/A होने वाला है। बट अगर आप उस वायर को, जो भी कंडक्टर है, उसको अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेचिंग के केस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेचिंग के केस के अंदर मान लो एक चीज ध्यान रखना कि आपने लेंथ क्या कर दी? n टाइम्स इंक्रीज कर दी, डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, तो उतना का उतना एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी एरिया क्या हो जाएगा? A/N हो जाएगा। ठीक है, और नया रेजिस्टेंस जब निकालोगे ρL/A, तो नई लेंथ आएगी, नया एरिया आएगा, तो आपके पास आ जाएगा n² ρL/A। तो यहां से अगर आप देखोगे जो नया रेजिस्टेंस होगा पहले वाले रेजिस्टेंस का n² टाइम्स हो जाएगा, यानी आपको सीधा बोला जाए कि लेंथ डबल कर दी, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? डबल का स्क्वायर कितना होगा? 4 टाइम्स, यानी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर आपने लेंथ ट्रिपल करी है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 9 टाइम्स हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये n टाइम्स का स्क्वायर इंटू इनिशियल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। MCQ में आप डायरेक्ट लगा सकते हो। फिर हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन पहला आएगा जिसमें R1 + R2 + R3 होने वाले। सीरीज में ध्यान रखना करंट हमेशा सेम रहता है, कितना? जो सर्किट का नेट करंट होगा वही आपका हर एक रजिस्टर में जाने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का क्या होने वाला है? अलग अलग होने वाला है। क्लियर है? पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा। एन आइडेंटिकल रजिस्टर की अगर हम बात करें तो आपके पास R n टाइम्स तक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? NR। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, नेट जितना आपके पास सर्किट में उतना का उतना हर एक रेजिस्टेंस के पास होगा, बट करंट की वैल्यू क्या होगी? सबके पास डिफरेंट होने वाली है। फिर एन आइडेंटिकल रजिस्टर की बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/R n टाइम्स तक करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी n/R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R/n। ठीक है, सीरीज में आइडेंटिकल में मैक्सिमम आएगा और पैरेलल में आइडेंटिकल में क्या आएगा? मिनिमम आएगा। अगर रेशियो पूछा जाए मैक्सिमम और मिनिमम का तो आपका सीधा आंसर n² आ जाएगा। जितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे उसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास रजिस्टर्स। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंफर्म एक क्वेश्चन आने वाला है, डेरिवेशन आता है इसका, और पिछले 2 साल से एक ही टॉपिक पे डेरिवेशन आ रहा है, वो आ रहा है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, इनका रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। इस पेज से, इस वाली स्लाइड से आपको कंफर्म एक क्वेश्चन आना है बोर्ड के अंदर। अगर आप देखोगे इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में E, कैपिटल E टाउ बाई m। देखो E तो होने वाला है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ होने वाला आपका रिलैक्सेशन टाइम, और m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आप कंडक्टर को पोटेंशियल दे रहे हो तो वहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ V बाई L। तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा EV टाउ अपॉन ml। ठीक है, देखो V पोटेंशियल होगा जो आपने कंडक्टर पे अप्लाई किया है, L उसकी क्या होगी, लेंथ होने वाली है। ये आपके पास दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके अंदर एक कंडीशन भी, अगर मान लो कि पोटेंशियल कांस्टेंट है, वोल्टेज की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कब होगी, कि मैंने कहा दो कंडक्टर है और दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल का जब भी केस आता है तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है, कांस्टेंट होने वाली है। अगर पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होगा, वोल्टेज कांस्टेंट होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, सिर्फ लेंथ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है लेंथ के। क्यों, क्योंकि देखो E कांस्टेंट, पोटेंशियल पैरेलल में तो वैसे कांस्टेंट, ये मीन टाइम होता है, मीन का मतलब एवरेज टाइम है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट है, तो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ लेंथ के ऊपर। तो अगर आप Vd1 बाई Vd2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, L2 बाई L1। और अगर आपने लेंथ कांस्टेंट कर दी तो किस पे डिपेंड करेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आपके पोटेंशियल के वोल्टेज के। ये आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला। सेकंड हमारे पास आता है, वो आता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सीधा सा फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू n स्मॉल n EAVD। NEAVD देखो स्मॉल n होता है, वो होता है नंबर डेंसिटी, कि कंडक्टर के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम, ये उसकी इलेक्ट्रॉन या नंबर डेंसिटी होने वाली है। E क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और VD क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहां से अगर आप VD की वैल्यू निकालोगे तो I अपॉन NE आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज देखना कि अगर मान लो दो कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में करंट की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब करंट कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, एरिया के ऊपर, क्योंकि देखो करंट कांस्टेंट, n कांस्टेंट, E भी कांस्टेंट, तो किस पर डिपेंड करिए, एरिया पे। तो Vd1 बाई Vd2 निकालोगे तो सिर्फ आएगा A2 बाई A1। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। थर्ड हमारे पास आता है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, कि हमें ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन निकालना, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। देखो डेरिवेशन में एक तो आपके पास फॉर्मूला लगने वाला है Vd इक्वल्स टू EV टाउ अपॉन ml, यहां से V आएगा, यहां से I आ जाएगा, V अपॉन I करेंगे तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी, और क्या आने वाली है, ml अपॉन में n e स्क्वायर A टाउ। ये डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। फिर हमें निकालना रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी, मास, नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे कि R की वैल्यू एक तो ये हो गई, और दूसरा R को हम क्या लिख सकते हैं, रो L बाई A। तो जैसे ही रो L बाई A रखेंगे तो L से L और A से A कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टिविटी आ गई। फिर हमारे पास आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखो रेजिस्टिविटी क्या है, m अपॉन n e स्क्वायर टाउ, तो ये हो जाएगा n e स्क्वायर टाउ बाई m। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टिविटी आ गई। फिर अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो कंडक्टेंस की क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, करंट डेंसिटी हमारा अगला टॉपिक है, और करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो कर रहा है। करंट कभी भी वॉल्यूम में नहीं होता, किसमें होता है, एरिया में फ्लो करता है। तो करंट पर यूनिट एरिया यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कैसी क्वांटिटी होती है, याद रखना वेक्टर क्वांटिटी होती है। 2024 में भी क्वेश्चन आया इसका कि स्केलर है या फिर वेक्टर है। कैसी क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, फिर आता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, यानी J बराबर सिग्मा ई, या सिग्मा को हम 1 बाई रो लिख सकते हैं, तो J बराबर E बाई रो। ये ध्यान रखना, ये आपके पास सारे के सारे क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले या डेरिवेशन इसी से आने वाले हैं, और एक क्वेश्चन कंफर्म आता है इसका बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और उसका टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। तो टेंपरेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसका फॉर्मूला आता है R इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या डेल्टा टी को आप लिख सकते हो फाइनल माइनस इनिशियल टेंपरेचर। और देखो R नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस होगा, R आपका फाइनल रेजिस्टेंस होगा, अल्फा होता है टेंपरेचर कोफिशिएंट, टी आपका फाइनल टेंपरेचर, और टी नॉट इनिशियल टेंपरेचर। एक चीज ध्यान रखना, जेई में भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी कई बार पूछा जाता है, कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है भाई, पॉजिटिव होती है। कंडक्टर्स के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो टेंपरेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, कि भाई R नॉट का मल्टीप्लाई कर लो तो R नॉट के अंदर ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, 8 होने वाली है। इसका मतलब इनिशियल से ज्यादा आपका रेजिस्टेंस आने वाला है। बट इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो टेंपरेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये आपके पास इसका न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपके पास दो चीजें आती है, एक आता है ईएमएफ, दूसरा आता है टीपीडी। देखो मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि ईएमएफ क्या है, टीपीडी क्या है, कब यूज में आने वाला है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि किसी भी सेल या बैटरी का मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, आपका ईएमएफ होगा। यानी आप सिंपल ये याद रखो, किसी भी सेल या बैटरी का जो पोटेंशियल है वो ईएमएफ है, और उसमें से एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस कितना यूज में आ रहा है वो आपका क्या है, टीपीडी है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पास ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, एक सेल लगा दिया यहाँ पे, और ये इसका इंटरनल होगा, और ये सर्किट क्लोज कर दिया। तो देखो इस सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल तो क्या होगा, ईएमएफ होगा। सर्किट क्लोज है तो यहाँ से करंट जाएगा, तो करंट जाके इस एक्सटर्नल के अक्रॉस कितना यूज में आएगा वो आपका टीपीडी होने वाला है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है। तो यहाँ से अगर आप वी की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगा, आई इंटू कैपिटल आर, क्योंकि इस आर के अंदर करंट गया तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल यूज में आया, करंट इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू कैपिटल आर, ये टीपीडी आने वाला है। तो सर्किट का मैक्सिमम पोटेंशियल ईएमएफ होगा, और जो यूज में आने पे कितना यूज में आने वाला है सर्किट के अंदर करंट फ्लो करने पे वो आपका टीपीडी होगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टीपीडी। देखो सिंपल रिलेशन होता है, ईएमएफ जो होता है वो इक्वल होता है टीपीडी प्लस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस, कि कुछ
पोटेंशियल तो यहाँ पे ईएमएफ में से कुछ पोटेंशियल तो एक्सटर्नल के क्रॉस जाएगा और बचा हुआ किसमें जाएगा, इंटरनल स्मॉल आर के अंदर जाएगा। ठीक है, तो ई इक्वल टू वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर होता है। ठीक है, इस केस में देखोगे तो ईएमएफ होगा वो टीपीडी से क्या होगा, ग्रेटर होगा, कि भाई टीपीडी में आई इंटू स्मॉल आर ऐड करोगे तब ईएमएफ के इक्वल पहुंचेंगे, तो ईएमएफ हमेशा क्या होगा, टीपीडी से ज्यादा होगा। बट एक केस आता है, और वो केस कौन सा है, कि जब हम सेल या बैटरी को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। भाई जनरल आपको लिखा हुआ मिलेगा पेपर के अंदर, अगर नहीं लिखा हुआ मिल रहा है मतलब आपका सीधा फॉर्मूला ई इक्वल टू वी प्लस आई इंटू स्मॉल आर लगना है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी आप सेल या बैटरी को चार्ज करते हो तो उस केस के अंदर फॉर्मूला बन जाता है ई इक्वल टू वी माइनस आई इंटू स्मॉल आर, ये बन जाएगा। तो इस केस में देखोगे तो टीपीडी ईएमएफ से क्या होगा, ग्रेटर होगा, जो सर्किट में यूज आ रहा है उसको चार्ज करने के लिए पोटेंशियल वो ज्यादा होगा। क्लियर है। फिर हमारे पास एक टर्म आती है इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो इंटरनल रेजिस्टेंस किसी भी सेल या बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस होता है, वो सर्किट के अंदर तब आता है जब आपका सेल या बैटरी सर्किट में क्लोज हो। ठीक है, यानी सेल या बैटरी खुद का रेजिस्टेंस भी ऑफर करती है क्लोज सर्किट के अंदर, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और ये हमेशा एक्सटर्नल में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड होता है, मतलब सीरीज में कनेक्ट होता है। बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो सेल का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है तो वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोड होता है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, एक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड की साइज कितनी है, और अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड है तो उनके बीच में गैप कितना है उस पर भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करने वाला है। ये आपके पास सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने ईएमएफ की भी बात करी, टीपीडी की भी बात करी, ईएमएफ और टीपीडी में रिलेशन आया, फिर हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है, वो आने वाला है एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होने वाला है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। कैपिटल आर आपका क्या होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ई ईएमएफ वी टीपीडी माइनस 1, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन होगा। फिर हमारे पास इसमें केस आता है फॉर मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, कि मैक्सिमम पावर कब आएगी, जब इंटरनल एक्सटर्नल के क्या होगा, इक्वल होगा। जब इंटरनल एक्सटर्नल के इक्वल होगा, याद रखना, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा तो मैक्सिमम पावर आने वाली है। तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई इक्वल टू आपके पास 2v आ जाएगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। फिर आता है कनेक्शन ऑफ सेल्स। देखो कनेक्शन ऑफ सेल्स के अंदर याद रखना कि अगर मान लो दो सेल है, दोनों का ईएमएफ E1 E2 है और दोनों अपोजिट टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ईएमएफ क्या होगा, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। यानी देखो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ईएमएफ क्या हो गया, ऐड हो गया डायरेक्टली। बट अगर दो सेल है और दोनों का ईएमएफ E1 E2 है, ठीक है, और दोनों देखो सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो जो ईएमएफ होगा वो बड़े में से छोटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिया E2 ग्रेटर देन E1, तो E2 माइनस E1 होगा, अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो E1 माइनस E2 होगा। ये कनेक्शन ऑफ सेल्स, बताओ क्लियर है। इसके बाद आता है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के अंदर आपको करना क्या, सर्किट का नेट करंट निकालना है। मैंने यहाँ पे मान लिया कि n आइडेंटिकल सेल है, हर एक का ईएमएफ E है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, मतलब सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल का मतलब n नंबर ऑफ सेल्स है। तो मुझे सर्किट का क्या निकालना है, नेट करंट निकालना है। नेट करंट क्या होगा, नेट ईएमएफ भाई आई क्या होता है, V/R पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ को हम नेट रेजिस्टेंस से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और जो नेट इंटरनल होगा वो डायरेक्टली ऐड होता है एक्सटर्नल के अंदर, सीरीज में कनेक्ट होता है, तो नेट ईएमएफ को नेट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। अब देखो n नंबर ऑफ सेल्स है, यानी आपके पास सीरीज में n नंबर ऑफ सेल्स है, हर एक का ईएमएफ E है, तो E n टाइम्स तक ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, n। रेजिस्टेंस भी सीरीज में क्या होता है, डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो इंटरनल आ जाएगा nr प्लस कैपिटल R, ये आपके पास नेट करंट आएगा। अगर हम बात करते हैं पैरेलल की, आइडेंटिकल के केस में बात कर रहे हैं, आइडेंटिकल आपके पास सेल्स से पैरेलल में कनेक्टेड है, सबका ईएमएफ E है और इंटरनल कितना है, स्मॉल r है। तो देखो सबका ईएमएफ E है और पैरेलल में, यानी जब पैरेलल के अंदर नेट जो रजिस्टर ईएमएफ होता है, पोटेंशियल होता है, वही सबका होता है, कि पैरेलल के अंदर सबका पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है और नेट रहता है। तो सबका E है, मतलब नेट भी कितना E, तो मैंने नेट ईएमएफ तो कितना लिख दिया E। अब पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, 1/R 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 n टाइम्स तक करोगे तो कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1/R इक्विवेलेंट की आएगी n/R, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/n प्लस कैपिटल R। तो यहां से आपके पास एलसीएम लोगे तो n ही अपॉन में R प्लस n इंटू कैपिटल R आ जाएगा, ये आने वाला है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका क्वेश्चन 2025 में, 2024 में, 3 में हर बार पूछा गया है, चाहे न्यूमेरिकल है चाहे डेरिवेशन है, दोनों आने चाहिए आपको। देखो ये कह रहा है दो सेल है पैरेलल के अंदर, कैसे है, नॉन आइडेंटिकल, मतलब मैंने कहा एक सेल है E1 ईएमएफ है, इंटरनल R1 है, दूसरे का E2 ईएमएफ है, इंटरनल R2 है। यहाँ से I1 करंट जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है और दोनों मिलकर क्या जा रहा है, नेट करंट I जा रहा है, एक्सटर्नल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो हमें क्या करना है, दोनों के कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला याद रखो न्यूमेरिकल्स के लिए, E1 पहले का ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय दूसरे का रेजिस्टेंस E1 R2, दूसरे का ईएमएफ पहले का इंटरनल E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 और अपॉन में टोटल इंटरनल कितना R1 प्लस R2। क्लियर है। हमें निकालना इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट आएगा, एलसीएम लेके R इक्विवेलेंट निकाल लो। और नेट करंट निकालना है तो आपके पास क्या आएगा, नेट ईएमएफ, नेट कितना E इक्विवेलेंट, नेट इंटरनल और प्लस एक्सटर्नल, सर्किट का क्या आ जाएगा, नेट करंट आ जाएगा। बताओ क्लियर है। ये आपके पास ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन कंफर्म पेपर के अंदर आता है, अभी तक हर साल पूछा गया है। इसके बाद हमारे पास आता है, वो आता है किरचॉफ लॉ। देखो किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, पहला लॉ होता है करंट लॉ जिसको हम केसीएल बोलते हैं। केसीएल क्या होता है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट एंटर करेगा और लीव करेगा सबका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। यानी एल्जेब्रिक सम का मतलब है साइन के साथ सम क्या होगा, जीरो होगा। एंटरिंग करंट का साइन लेना है हमें पॉजिटिव, लीविंग करंट का साइन लेना है नेगेटिव, सारे करंट का सम क्या हो गया, जीरो हो गया। फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगने वाला है,
कि करंट कंजर्व्ड है, करंट आपका जितना एंटर कर रहा है उतना का उतना लीव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट कंजर्व्ड है। करंट कंजर्व्ड नहीं होता, क्या फ्लो करता है करंट के अंदर, चार्ज फ्लो करते हैं, यानी चार्ज आपका क्या कंजर्व्ड है। फिर आता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसके अंदर क्या होने वाला है कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर जितना भी ईएमएफ है, सेल का देखो, सेल या बैटरी का ईएमएफ होने वाला है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आएगा, टीपीडी आएगा, V इक्वल्स टू IR। सबका एल्जेब्रिक का सम क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी होती है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये आपके पास केवीएल और केसीएल। क्लियर है। फिर हमारे पास आता है वो आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है जिसका यूज हम करते हैं टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। कि आपके पास ये 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट है और बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा कैपिटल G। इस अरेंजमेंट में देखोगे P और Q तो आपके नॉन होते हैं, R आपका एडजस्टेबल होता है, और S की वैल्यू अननोन होती है जो हमें निकालनी होती है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो इसका प्रिंसिपल होता है P और P बाई Q। देखो ऊपर वाले लेफ्ट राइट का रेशियो और नीचे वाले लेफ्ट राइट का रेशियो बराबर होता है, तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जाएगा, 0 जाएगा। या फिर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 जा रहा है, मतलब इनका P बाई Q और R बाई S क्या होने वाले, इक्वल होने वाले, एक्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इसमें करंट 0 क्यों जाएगा, तो देखो R आपका जो होता है वो एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, इसके वैल्यू को एडजस्ट करके हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उतना का उतना पोटेंशियल इसका बना देंगे, यानी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा, 0, और पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा तो इसमें करंट फ्लो नहीं करने वाला। बताओ आया समझ में। तो सीधा याद रखना, गैल्वेनो अगर लेफ्ट ऊपर लेफ्ट राइट का रेशियो, नीचे लेफ्ट राइट का रेशियो एक्जैक्टली इक्वल है, तो बीच वाले में क्या जाने वाला है, करंट 0 जाने वाला है। ये पूरी लाइन हट जाएगी तो ऊपर वाले दोनों सीरीज में, नीचे वाले दोनों सीरीज में, और आपस में इनका रिजल्टेंट पैरेलल में, तो आप नेट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ये व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसकी बैलेंस कंडीशन भी आपको आनी चाहिए, मतलब इसका प्रूफ आना चाहिए। ठीक है, इसमें केवीएल लगता है, इसमें केवीएल लगता है, फिर IG की वैल्यू हम 0 रखते हैं, दो इक्वेशन आती है, दोनों को डिवाइड करते हैं तो P बाई Q इक्वल टू R बाई S के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और आखिरी टॉपिक हमारे पास इसके अंदर आने वाला है, वो आने वाला है एक तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसका MCQ पूछा जाता है, चाहे पावर पे आए या फिर एनर्जी पे बात करें। सबसे पहला फॉर्मूला होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हीट का, V इंटू I इंटू T। सेकंड फॉर्मूला देखो, V की वैल्यू I इंटू R लिख देंगे ओम्स लॉ से, तो आपके पास हो जाएगा I स्क्वायर RT। ठीक है, या फिर I की वैल्यू V बाई R रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T। ये तीनों फॉर्मूले एक याद रख लो, ये पता है ना जूल्स ने दिया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ये याद रखो। फिर आप V इक्वल्स टू IR है, आप चेंज कर सकते हो, फॉर्मूला बना सकते हो। सेकंड आता है इलेक्ट्रिक पावर। देखो पावर क्या होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या है, हीट, एनर्जी और वर्क डन एक ही चीज है, तो मैंने H बाई T लिख दिया। ऐसा यूनिट की बात करेंगे वोट होने वाली है, या फिर हम देखो हीट की या वर्क की जूल और पर सेकंड, बताओ क्लियर है, जूल पर सेकंड। फिर हमारे पास आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पावर के। पहला फॉर्मूला देखो, हीट को टाइम से डिवाइड करोगे तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो पावर का पहला फॉर्मूला बन जाएगा VI। इसको टाइम से डिवाइड करोगे तो I स्क्वायर R, इसको टाइम से डिवाइड करोगे तो VS स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, याद रखना, सीरीज की बात होगी तो करंट वाला फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल की बात होगी तो पोटेंशियल वाला V वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ये आपके पास पावर के फॉर्मूले। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो आपको पता है कि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क निकालना, एनर्जी निकालनी है तो आप क्या लिख सकते हो, पावर इंटू टाइम। ठीक है, वर्क की यूनिट जूल होती है, या जूल को हम बोल सकते हैं वोट इंटू सेकंड। बताओ क्लियर है। फिर हमारे पास आती है कॉमर्शियल एनर्जी, मतलब हम घरों के अंदर 1 यूनिट यूज करते हैं, तो 1 यूनिट के अंदर कितनी एनर्जी होती है, कितनी जूल एनर्जी होती है उसकी बात करते हैं। तो देखो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर है तो मुझे जूल बनाना है, मतलब क्या बनाना है, वोट इंटू सेकंड बनाना है। तो मैंने क्या किया, किलोवाट को तो 1000 वोट लिख दिया, और 1 आवर को क्या लिख दिया, 3600 सेकंड। तो ये बन जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5 वोट इंटू सेकंड, मतलब क्या बन गया, जूल। ये आपके पास कंप्लीट चैप्टर 3। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड के अंदर बनाया, क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम के पहले दिन या रात को आप रिवाइज करोगे, पूरा चैप्टर पहले अच्छे से करके रखो, सारे न्यूमेरिकल्स करके रखो, फिर 15 मिनट के आसपास आप अगर पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो ये वीडियो देखो, आपको कंप्लीट चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएंगे, सारे टॉपिक आपको याद आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। ओके, थैंक यू।